हेलो। आ रही है आवाज? ठीक है। थर्ड हमारा इफेक्ट था रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें अपन देखा आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? डीलोकलाइजेशन। और चौथा इफेक्ट देखे थे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। क्लियर है? तो ये हमारे चारों इफेक्ट्स थे, जिसमें हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। हमने ये सब की स्टेबिलिटी को इन दोनों की हेल्प से ही जस्टिफाई किया है कि भाई 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, या 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। इसका रीजन हमने इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से ही जस्टिफाई किया है, प्रूव किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन, है ना, कहीं डालेंगे डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ organic compound, detection and estimation of organic compound, detection and estimation of organic compound। डिटेक्शन का मतलब है ना, हम कुछ टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट से हमको पता चलेगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, उसको बोलेंगे डिटेक्शन। ठीक है। और एस्टिमेशन का मतलब अगर कार्बन है तो कितना परसेंट है, तो वो होता है एस्टिमेशन। ठीक है, तो डिटेक्शन प्लस एस्टिमेशन दोनों करेंगे, साइड बाय साइड करेंगे। डिटेक्शन को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, और एस्टिमेशन को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है? क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, या शॉर्ट फॉर्म में डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। नाम समझ में आ रहा है? क्वांटिटेटिव मतलब आप एस्टिमेट बताओगे कितना परसेंट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन का देखेंगे, तो लिखे ना कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले इन दोनों का देखते हैं कि कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, ये हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, और अगर है तो कितना परसेंट है। ठीक है, उस कंपाउंड में। तो पहले अपन कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन करते हैं, ए डाल लो, डिटेक्शन, डिटेक्शन। पहले पहचाने तो कि है कि नहीं, फिर तो एस्टिमेट लगाओगे ना कितना है। ठीक है, इसमें लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ सी एंड एच, सी एंड एच मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, द प्रेजेंस ऑफ सी एंड एच, द प्रेजेंस ऑफ सी एंड एच in an organic compound, in an organic compound, the presence of C and H in an organic compound is detected by heating, is detected by heating the given compound, the given compound with with dry copper oxide, with dry copper oxide, dry copper oxide, ब्रैकेट में CuO, CuO, dry copper oxide, bracket में CuO, when carbon present is oxidized to, when carbon present is oxidized to, when carbon present is oxidized to carbon dioxide, carbon present is oxidized to carbon dioxide, and hydrogen is oxidized to water, and hydrogen is oxidized to water, and hydrogen is oxidized to water. Reaction लिखना, C plus CuO gives CO2 plus Cu, H plus CuO gives H2O plus Cu। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 2Cu आ जाएगा,
क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2H ले लेते हैं, हालांकि आप H2 भी ले सकते हो पर ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे रिएक्शन अपन, और CuO H2O Cu, ठीक है। तो जितना भी आपके कंपाउंड में कार्बन था वो सब बर्न होके क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और जितना भी हाइड्रोजन था वो बन के क्या बन जाएगा, वाटर। इसलिए तो अपन ड्राई कॉपर ऑक्साइड लिए। ड्राई लेने का कारण है कि उसमें खुद का पानी ना हो, वरना और पानी आ जाएगा ना, इसलिए अपन ने पहले से इसको क्या लिया, ड्राई, बिना पानी के, मतलब पानी और कहीं से नहीं आना चाहिए। तो पानी जो भी बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, एच, वो कहां से आ रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसी को तो हीट कर रहे थे ना। और हमको पता भी यही लगाना है कि हमारे गिवन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है या नहीं, तो और कहीं से हाइड्रोजन को मत आने देना, इसलिए अपन ने CuO को ड्राई फॉर्म में लिया। क्योंकि वेट फॉर्म में लेते तो पानी आई जाता, हाइड्रोजन आई जाता, तो फिर आप प्रॉपर डिटेक्शन नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता कि ये वाटर कंपाउंड से आया है कि इसी का पानी, समझ गए क्या। इसलिए ड्राई कॉपर ऑक्साइड लिया गया है। एम आई क्लियर। अब देखो इन दोनों को अपन डिटेक्ट कैसे करेंगे, ये दोनों तो गैस, वेपर या गैस के फॉर्म में निकल रहे हैं ना, और दोनों कलरलेस होते हैं, वाटर वेपर भी कलरलेस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस है ना, भी कार्बन डाइऑक्साइड होता नहीं होता तो कलरलेस, तो फिर यहाँ से ऐसा हवा रंग निकल रहा होता नहीं, कि कोई भी कलर की, मान लो गुलाबी कलर की होती है कार्बन डाइऑक्साइड, या गुलाबी कलर निकलता रहता, बट नहीं है ना, थैंक गॉड, ठीक है। तो CO2 इज अ कलरलेस गैस, तो दोनों कलरलेस गैस है, तो कैसे पता करेंगे कि यही दोनों है, क्योंकि O2 भी कलरलेस होता है, N2 भी कलरलेस है ना, तो आप पता कैसे करोगे फिर, तो उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ेगा इस गैस को। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, हाँ, हम लाइम वाटर में पास कराएंगे कि इफ दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, हमको श्योर हो जाएगा कि वो जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और वाटर के लिए टेस्ट क्या होता है, ध्यान देना, आपका ना एक कॉपर सल्फेट नाम का सॉल्ट होता है, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होता है जब तक वो सूखा है, पर जैसे ही गीला होगा, पानी जाएगा उसमें, तो वो ब्लू हो जाता है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय ब्लू विट्रियोल, क्या बोलते हैं उसको अपन, CuSO4.5H2, दिस इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। तो ये पानी से ही ब्लू होता है, और कोई लिक्विड अगर डालोगे तो ब्लू नहीं होगा, ये उसकी खासियत है। तो इससे अपन पता लगा लेंगे कि वो क्या है, पानी ही। क्लियर है, ठीक है, रिएक्शन लिखनी है क्या, ठीक है। चलो अब आगे इसमें डिटेक्शन देखते हैं। ये तो गैस बन गई, पर आप इसको निकाल, मतलब डिटेक्ट कैसे करोगे, नीचे लाइन में लिखना, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, while water condenses on the while water condenses on the वाटर वेपर लिखो, क्योंकि वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर बनाएगा ना, कंडेंसेशन समझते हो ना, गैस से लिक्विड, वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब, cooler part of test tube, and and turns and turns anhydrous copper sulfate blue, and turns anhydrous copper sulfate blue, anhydrous copper sulfate blue। एक ये रिएक्शन है, और दूसरा ये रिएक्शन है। ये व्हाइट था, ये ब्लू हो गया, और ये मिल्की हो गया। अभी जो दो हमने लिखा ना उसका रिएक्शन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, एंड वाटर जो वाटर वेपर के फॉर्म में बन रहा था पहले, वो गर्म किए थे तो वाटर वेपर ही हो जाएगा ना वो, पर जहां भी टेस्ट ट्यूब ठंडा है वहां जाके वो वेपर चिपकेंगे और चिपक करके पानी बन जाएगा, कंडेंसेशन, और फिर वो पानी इस कॉपर सल्फेट को क्या कर देगा, ब्लू बना देगा, व्हाइट से ब्लू। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये हाइड्रोजन और कार्बन है पक्का इसमें। ये हो गया डिटेक्शन इसका। क्लियर है डिटेक्शन।
डन। चलो सेकेंड पॉइंट इसी में लिखना, इसका एस्टिमेशन करेंगे। एस्टिमेशन, ये कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन था, अब हम करने वाले हैं इसका एस्टिमेशन। एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन में एक पैराग्राफ लिखना, अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ नोन mass of organic compound is heated strongly, is heated strongly, is heated strongly with excess of dry copper oxide, with excess of dry copper oxide, dry copper oxide in a current of, in a current of dry air, in a current of dry air, in a current of, जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, कंबशन कैसे होगा बिना ऑक्सीजन के, वो भी ड्राई एयर, क्योंकि फिर वहां से पानी नहीं आना चाहिए, प्लस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होना चाहिए। तो ड्राई एयर ब्रैकेट में फ्री फ्रॉम CO2, फ्री फ्रॉम CO2। जैसे H2O डिटेक्शन में गड़बड़ करेगा, वैसे CO2 भी तो डिटेक्शन में गड़बड़ कर देगा ना। Oxide is oxidized to carbon dioxide, and water, and water, sorry, and hydrogen, and hydrogen is oxidized to, and hydrogen is oxidized to water, is oxidized to water. हाँ चलिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, ये सेटअप है जहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने वाले हैं, है ना, एयर के हेल्प से, कॉपर ऑक्साइड की हेल्प से, वो भी ड्राई वाला, ताकि ना पानी आए ना कार्बन डाइऑक्साइड आए। मतलब जितना भी पानी बने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के H से ही बने, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के C से ही बने, करेक्ट। तो यहाँ से CO2 और H2O बनेंगे, रिएक्शन वही होगा जो पीछे अपन ने लिखा है, CO2 और H2O का रिएक्शन, और यहाँ से वो अंदर पास होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दो यू ट्यूब शेप या यू शेप्ड ट्यूब लिया अपन ने, एक में हमने भरा है CaCl2 और दूसरे भरा हमने KOH। KOH की प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और CaCl2 की प्रॉपर्टी होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और यहां रखने से पहले हम दोनों का वजन ले लेंगे पहले ही। इन दोनों का वजन, CaCl2 का क्या वजन है विथ ट्यूब के साथ ले लेंगे, और इसका भी CaCl2 KOH के साथ क्या वजन है वो पहले ले लेंगे, क्योंकि बढ़ेगा रिएक्शन होने के बाद, जितना भी CO2 है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना भी H2 है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा ना दोनों का। तो वो डिफरेंस इन वेट हमें पता चलेगा कि कितना H2O है और कितना CO2 बना है। देखिए देखो, जितना भी CO2 बनेगा वो इसी के कार्बन से बनने वाला है, और जितना भी H2O बनेगा वो इसी के हाइड्रोजन से बनने वाला है। तो पहले निकाले थे कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना कितना है, फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकालेंगे कि हाइड्रोजन कितना है और कार्बन कितना है। तो हमारा यहाँ तक, तो इन दोनों का वजन पहले से नापा हुआ रहेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया है वो भी आपको नोन मास है, देखो अपन ने शुरुआत कैसे करी है, अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको दूंगा ना पुड़िया, तो आप उसमें से उसको मास नाप लोगे कितना ग्राम है, तो लेट से W ग्राम है,
क्या है, डब्ल्यू ग्राम, डब्ल्यू ग्राम है। अब इसमें से अपन निकालेंगे कि इसमें से हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, डब्ल्यू से तो परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। पर पहले अपन H2 और CO2 निकालते हैं। तो सेटअप हमारा ये है, तो नीचे लाइन में लिखना इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर तक लिखिए ना, हाइड्रोजन जितना भी है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे the water produced is absorbed in a the water produced is absorbed in a U tube containing U shaped tube ना, वो YouTube वाला YouTube मत लिख देना। The water thus produced is absorbed in a U shaped tube या U tube containing anhydrous CaCl2 containing anhydrous CaCl2 while CO2 produced is absorbed in while CO2 produced is absorbed in while CO2 produced is absorbed in another U-shaped tube containing KOH potassium hydroxide containing KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दोनों ने अपना 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 काम कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो इंक्रीज हुआ है उनका वजन, उस वजन को हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट इतना है और वाटर का वेट इतना बना है, अपने कंपाउंड से ही बनाए जो बना है, ठीक है। नेक्स्ट साइड में लिखेंगे द इंक्रीज इन द मास ऑफ द इंक्रीज, पहले से हम यू शेप ट्यूब को वे करके रखेंगे, वजन करके रखेंगे। द इंक्रीज इन द मास ऑफ CaCl2 gives the mass of water the increase in the mass of CaCl2 gives the mass of water produced while क्या होगा गला लाइन, हाँ, while increase in the mass of KOH gives the mass of CO2 produced, लिख लोगे ना, increase in the mass of KOH gives the mass of CO2 produced। ज्यादा क्लियर है? ठीक है, चलिए कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। देखिएगा नीचे कैलकुलेशन, सेटअप का डायग्राम जरूरी नहीं है बट सेटअप समझ में आ गया ना पूरा, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं। लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम, शुरू में जो अपन ने लिया था जिसको बर्न कर रहे थे, हाँ वही तो किया है। नहीं, अभी तो सिर्फ CO2 और H2 का मास है ना, पर अपन को तो कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करना है, CO2 H2 थोड़ा निकालना है। हाँ हाँ, ऑक्सीजन तो निकल गया, जितना बचा था ऑक्सीजन वो निकल गया, पर कुछ ऑक्सीजन तो दोनों के साथ अटैच हुआ है ना, CO2 में भी O2 है, H2 में भी O है, तो अपन को तो H और C का मास चाहिए, ना कि H2 और CO2 का मास। तो अब वो कैलकुलेशन से अपन निकालेंगे कि H कितना है और C कितना है, ठीक है। समझो यहाँ पे। तो लेट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी W ग्राम, ये आपको जो शुरू में दिया गया था कंपाउंड, जिसको आपने अंदर हीट किया और जिसमें उसका जितना कार्बन था वो सब CO2 में कन्वर्ट हो गया और उसमें जितना भी हाइड्रोजन था वो H2 में कन्वर्ट हो गया, और वो CO2 और H2 का मास आपने निकाल भी लिया इंक्रीज इन वेट निकाल के। तो उनके भी मास को एक एक वेरिएबल दे देते हैं कि लेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड x ग्राम ले लेते हैं उसको, एंड लेट मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड y ग्राम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर है? अब पहले कार्बन का मास निकालते हैं, फिर हाइड्रोजन का मास निकालेंगे, ठीक है। तो चलो पहले कार्बन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो आपके
CO2, CO2 के 44 ग्राम में, थोड़ा मोल कंसेप्ट यूज होगा ना, ध्यान देना, 44 ग्राम होता है ना CO2, जिसमें 12 ग्राम कार्बन होता है एंड रेस्ट 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। क्लियर है? ये हम 44 ग्राम की बात कर रहे हैं। ऐसी एक्स ग्राम में कितना होगा निकाल सकते हैं सी, समझ रहे हैं? अभी आपके पास कितना CO2 बना है, एक्स ग्राम बना है ना, हमको बेसिक क्या पता है कि 44 ग्राम, पहले क्लियर है, इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे, बेसिक से चलेंगे। मोलर मास कितना होता है CO2 का? मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 32, दैट इज 44 ग्राम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन, करेक्ट? और हमारा क्या करने वाले हैं अपन अभी? तो 1 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? 12 बाय 44 ग्राम ऑफ कार्बन, करेक्ट? यूनिटरी मेथड। हमको कितने कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकालना है? x ग्राम में से। Therefore, x ग्राम of CO2 contains 12 by 44 into x ग्राम of कार्बन। ये आ गया मास कार्बन का। आपने CO2 का मास निकाला था ना, वो यूट्यूब को एक बार मैं पहले मेजर करके और बाद में मेजर करके, बट वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास आया था, पर हमको तो कार्बन चाहिए, तो अपन ने बेसिक से चालू किया कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है। क्लियर है? तो 1 ग्राम में कितना होगा? 44 से डिवाइड कर दिए। तो x ग्राम में कितना होगा? तो x से इंटू कर दिए। ये कार्बन का मास आया है, परसेंटेज नहीं आया है, एक स्टेप और आएगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी मास ऑफ कार्बन, ये है ना मास ऑफ कार्बन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। परसेंटेज तो वहीं से निकालोगे ना, ग्रैंड टोटल से, इंटू 100। ये हो गया हमारा कार्बन का फॉर्मूला। समझे क्या? ऐसे H का फॉर्मूला निकाल पाओगे क्या? वाटर को ले लेना, 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है। क्या यहां 44 में 12 ग्राम था ना, तो H2O में 18 ग्राम होता है ना। H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है, 2 प्लस 16, तो 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो 1 ग्राम पानी में कितना होगा? 2 बाय 18। तो y ग्राम पानी में कितना होगा? 2 बाय 18 इंटू वाई। परसेंटेज के लिए 2 बाय 18 इंटू वाई अपॉन डब्ल्यू इंटू 100, परसेंटेज ऑफ H आ जाएगा। समझे क्या? जल्दी निकालो। H का फॉर्मूला डिराइव करो, फिर एक की न्यूमेरिकल करते जिसमें दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है? ऐसे स्टेप लिखना पूरा, जैसे मैंने सी कर दिए 4 स्टेप लिखे ना, 5वें स्टेप में परसेंटेज आ गया, कि आप H का भी 5 स्टेप में परसेंटेज निकालो।
परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल्स टू 12 की जगह 2 आ जाएगा, क्योंकि वो 12 क्या था कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन है, 12 ग्राम था। 1 मोल पानी में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम। इनटू एक्स क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का मास, यहां क्या आएगा, वाटर का मास, डिवाइडेड बाय 44 क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, यहां आएगा पानी का मोलर मास विच इज 18। और डब्ल्यू तो दोनों के लिए सेम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वही था ना दोनों के लिए, इनटू 100। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, चलेगा। हाँ बताओ, उसको ऊपर क्यों नहीं काटा। हाँ लिखो, चलो क्वेश्चन। ऑन कंप्लीट कंबशन, आपको समझ में आ रहा है, ऑन कंप्लीट कंबशन, on complete combustion, comma 0.246 gram of an organic compound, 0.246 gram of an organic compound, ये क्या है, W। 0.246 gram of an organic compound gave 0.198 gram of carbon dioxide, 0.198 gram of carbon dioxide, 0.198 gram of carbon dioxide, X, हाँ, and 0.1014 gram of water, 0.1014 gram of water, 0.1014 ग्राम ऑफ वाटर। देखो ये मत सोचना कि इन दोनों को ऐड करके 0.246 आना चाहिए, जरूरी थोड़ा ना, कंपाउंड अगर आपका अल्कोहल होगा तो उसमें तो O भी है। सुन रहे हैं क्या, अभी हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं, तो ये मत सोचना कि हमने इन दोनों को जब पूरा बर्न किया तो ये दोनों इतना ही क्यों बना, मतलब इन दोनों को ऐड करने से ऊपर वाला नंबर आना चाहिए ना, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कंपाउंड में कुछ और भी हो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, वी नेवर नो। पर अभी हम जो टेस्ट कर रहे हैं उससे कार्बन हाइड्रोजन ही डिटेक्ट कर रहे हैं अपन। क्लियर है, चलो फुल स्टॉप। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ये ना सोचो कि पहले हम कार्बन का फॉर्मूला लगा के कार्बन का परसेंटेज निकाल लेंगे, फिर 100 माइनस कर देंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हाँ, तो आपको दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है, देखिए, और उसमें कौन से एलिमेंट है हमें नहीं पता अभी, बट इतना तो श्योर है कि कार्बन हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना है, और कितना कितना बना है वो आपको दे दिया है, तो आपको W दिया हुआ है, आपको X दिया, आपको Y दिया है, आपको C और H का परसेंटेज निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला पुट करो अब तो। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद है इसलिए कैलकुलेशन भी मैंने आप लोगों को करवाई है, फॉर्मूला याद नहीं है तो हम बेसिक से चालू कर सकते हैं कभी भी। एम आई क्लियर, ताकि फॉर्मूला आपको रटना ना पड़े। ये नहीं पढ़ा है स्कूल में, हाँ, नहीं मतलब ये चैप्टर में ये चीज नहीं पढ़ाएंगे, ये पूछ रहा हूँ स्कूल में, और बाकी किसी के स्कूल में नहीं चल रहा है चैप्टर, CBSE वालों के यही वाला चैप्टर चल रहा है, और उसमें भी क्या पढ़ा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कोई लाया क्या नई बुक, जिसमें सेकंड सेकंड पार्ट वाली नई एडिशन, जल्दी निकालो। कैसे सिलेबस में नहीं है श्रीमय, आप लोग तो NCERT फॉलो करते हो क्या। हाँ, अच्छा मतलब कटवाए हैं ना, क्योंकि आपकी बुक में तो था, मैंने देखा है बुक तो, हाँ, कि इनफैक्ट आपके बुक में चैप्टर ज्यादा है, ये एस ब्लॉक P ब्लॉक एक्स्ट्रा है, तो वो भी कटवा दिए हैं कि वो है, और अभी, हाँ वो तो आप लोग बताए थे मुझे, और अपन 2 हफ्ता तो नॉमनक्लेचर ही पढ़े हैं।
तो अभी अपने स्कूल में और यहाँ के सिलेबस में क्या अंतर चल रहा है अभी स्कूल की ना? पर स्कूल में चैप्टर्स क्या क्या हुए हैं? सारे नहीं, नाम बताना। मतलब पहला हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, फिर वो पीरियोडिक टेबल। 6 चैप्टर हुए। पहले के 4 रेडॉक्स और ये ऑर्गेनिक। पहले 4 ही थे ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। वो 4 चैप्टर थे जो अपन भी सीक्वेंस में पढ़े। उसके बाद बीच में आप लोग रेडॉक्स पढ़ लिए थे मेरे से बोल के, और फिर हमने ऑर्गेनिक चालू किया है। तो अपना 6 चैप्टर चल रहा है। आप यही स्कूल में भी हुआ है ना? मतलब सिलेबस आगे पीछे तो नहीं चल रहा है ना अपना? ठीक। और अभी छुट्टियां चालू हो गई स्कूल की? अच्छा, मतलब दिवाली छुट्टी पूरा। और आप लोग की कब से लग रही छुट्टियां दिवाली की, सीबीएसई? लग गई क्या छुट्टियां? ये वीक चलेगा ना? आया कुछ आंसर? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स। कितना दिया मैंने? 0.198 डिवाइडेड बाय 44 इंटू 0.246। अरे वो कार्बन वो कंपाउंड का मास है ना। आप तो वाटर का मास को डिवाइड कर दिए, वाह, इंटू 100। ठीक है, इसके पॉइंट्स को कट कर सकते हो ना? दोनों पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, कैंसिल कर देना। 12 इंटू 198 अपॉन 44 इंटू 246 इंटू 100। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? क्या? 12 44 और 44 198 तो नहीं हो रहा ना कैंसिल? थोड़ा बड़ा कैंसिलेशन करो ना। नहीं हो रहा है क्या? चलो ठीक है, छोटा कैंसिलेशन ही करते हैं। 6 टाइम्स में, 22 टाइम्स में, 11 टाइम्स में, 99 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, और ये 123 टाइम्स में। एनीथिंग एल्स? ये जाएगा 3 से ना, 41 टाइम्स में। ये 1 टाइम में, ये 9 टाइम में। बढ़िया हो गया। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, है ना? 900/41। हाँ, कितना? 220 समथिंग आएगा, क्योंकि 40 इंटू 2 800 होता है। 40 इंटू 2 800 होता है ना, 20 समथिंग आएगा। देखो कितना आएगा फाइनल आंसर। हाँ, 900 को डिवाइड करो 41 से, 2 बार में जाएगा 82, रिमाइंडर बचा 8, 0 आए नीचे, तो ये 1 बार में जाएगा 41, रिमाइंडर 39, फिर ये 0 नीचे ले आया, तो 21.8 या 9 आएगा। 9 आएगा क्या? 21.9, ठीक है। 21.9%। मैं यही बोल रहा था। अब ये मत सोचना कि 100 माइनस 21.9 करेंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, नहीं। सुन रहे हैं क्या? ऐसा तभी होगा जब दोनों के मास को ऐड करने पर 0.246 आए। ऐसा आ रहा है क्या? देखो, मैंने आपको एक्स क्या दिया है? 0.198। व्हाट इज वाई? 0.1014। ऐड करने पे, और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन भी ऐड हुआ है ना। देखो ज्यादा ही आ रहा है मास, तो आपको लगेगा अरे 246 से 299 कैसे आ गया? अरे उसमें ऑक्सीजन भी तो ऐड हुआ है। ठीक है ना? तो ये परसेंटेज का माइनस करके हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने की कोशिश मत करना। वैसा अपन परसेंटेज कॉम्पोजिशन में करते थे, बट इसमें नहीं करेंगे। सुन रहे हैं क्या? हाइड्रोजन का अलग कैलकुलेशन होगा पूरा। ये क्लियर है सबको? पक्का? हाँ? नहीं नहीं, 21.9 इतना मेहनत करके निकालें तो क्यों 22 लिखेंगे? ठीक है, 21.9। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इनफैक्ट कभी भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालना चाहिए। ठीक है, तो 21.95 आ रहा है एक्चुअली में। ठीक है, पर 21.9 चलेगा, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा 2 इंटू क्या था और ऊपर? बाय 0.1014 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.246 इंटू। वो परसेंटेज निकालने के लिए अपन कंपाउंड से डिवाइड कर रहे हैं ना, मास कंपाउंड के मास से, अदरवाइज नहीं करते, है ना? हाइड्रोजन का मास तो ऐसे भी निकल जाता, या कार्बन का मास तो ऐसे भी निकल, पर मास नहीं निकालना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है,
चलिए, टू इंटू 1014 अपॉन 18 इंटू 246, बट यहां सिर्फ 10 बचा, एक 10 आपने दे दिया ना उसको, तब वो आया 1.014, और फिर आपने पॉइंट पॉइंट हटा दिया। क्लियर है ये? पक्का? यहाँ 10 कैसे बचा? आपने एक 10 इसको दे दिया तो 1.014 हुआ, फिर दोनों का डेसिमल कैंसिल कर दिया आपने ऊपर नीचे। अभी नहीं कर सकते डायरेक्टली कैंसिल, क्योंकि एक के बाद डेसिमल के पास 4 डिजिट है और एक के पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। क्लियर है? तो आपने 10 मल्टीप्लाई करके 1.014 किया, दोनों का डेसिमल कट कर दिए, एक ही 10 बचा वहां पे अब। ठीक है, चलो अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको 9 कर लेते हैं। व्हाट एल्स? और कुछ आएगा क्या? 507 123, और कुछ 3 से जाएगा 169, और ये 41, और कुछ नहीं ना? तो ऊपर आ गया 1690 और नीचे है 936, 369। ये अप्रॉक्स कितना आएगा? 4 पॉइंट समथिंग, है ना? अरे 3 का टेबल चलाओ ना, 3 4 का 12 होता है, 3 5 का 15, हालांकि ये भले 16 दिख रहा है बट साथ में 69 भी तो है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं। 1690 डिवाइडेड बाय 369, एक बार में, सॉरी कितना बोला, 4 बार में, 4 टाइम्स 4 4 टाइम्स 36 का 6 बचा 3, 24 प्लस 3 27 का 7 बचा 2, 12 प्लस 2 14। ठीक है, माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4, 8 में 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2। देखो 214 डिफरेंस है, मतलब 5 बार में नहीं जाता। सुन रहे हैं क्या? अब पॉइंट लगा के 0 लेंगे नीचे। अब बताओ, चलाओ 2 3 का टेबल चलाओ। 3 7 का 21 होता है, ये 21 40 है, बट 69 भी तो है साथ में, तो 7 से तो पार हो जाएगा। तो क्या लेंगे? 6 टाइम्स, 6 9 36 का, सॉरी 6 9 54 का 4 कैरी 5, 36 प्लस 5 इज 41 का 1 कैरी 4, 18 प्लस 4, ज्यादा हो जा रहा है क्या? तो 6 से पार हो जा रहा है। 6 9 36, 6 9 50 का 4 बचा 5, 36 प्लस 5 इज 41 का 1 कैरी 4, 18 4 22, हाँ ज्यादा हो जा रहा है, 5 में जाएगा, 5 में जाएगा ना? अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि मैं अपना अपना खेल रहा हूं? 5 9 था 45 का 5 कैरी 4, 30 प्लस 4 इज 34 का 4 कैरी 3, 18। ठीक है, 4.5 समझ लो, 4.5%, हालांकि है 4.58, 4.58। 10 में से 5 गया 5, 3, 13 में से 4 गया 9, और 10 में से 8 गया 2, 0 एक और ले आओ नीचे, 2950, ये 8 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा क्या क्या परसेंटेज हो गया? कार्बन का परसेंटेज हो गया 21.95, एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया 4.98, सॉरी 58। ठीक है ना? ऐड होकर 100% नहीं आ रहा, मतलब उस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी है ना? क्योंकि अभी अपन तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन और एस्टिमेशन पढ़े हैं, अभी हमें एक पढ़ना है हेलोजन का भी। हेलो एल्केन्स होते हैं ना हमारे, तो हेलोजन भी हो सकता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन भी हो सकता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हाँ, ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसके अलावा फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, तो हम सबका डिटेक्शन और एस्टिमेशन पढ़ेंगे ऐसे ही। क्लियर हुआ ये? हाँ, कार्बन हाइड्रोजन का क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला डालिएगा हेडिंग नाइट्रोजन। है जी, मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, क्या हो गया? क्या हुआ मौली? क्या पूछ रहे थे? पूछो ना। अरे देखो, ये 100 था ना, और यहाँ 0.1014 था, तो मैंने 0.1014 में ना, 0.1014 में एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया, एक 10 रखा यहाँ पे। ऐसा करने से क्या होगा? 1.014 हो जाएगा, और नीचे आपका जो पॉइंट था ना 0.246, तो ये दोनों पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। पॉइंट के बाद अगर इक्वल डिजिट है ना दोनों नंबर्स में, तो आप पॉइंट हटा सकते हो डिवाइड में, जैसे अपन ने यहां नहीं किया, देखो यहाँ पे
0.198 था, 0.246 था, तो पॉइंट हटा दिया हमने। बट यहाँ पे क्या ना, डायरेक्ट नहीं हटा सकते पॉइंट। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद चार डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आपने क्या करा, यहाँ से 10 उधार लिया, 1.014 कर दिए। अब इसके पास भी पॉइंट के पास 3 डिजिट है और इसके पास भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो हटा दिए पॉइंट। और 10 तो बचा, तो 10 को आगे लेके गए फिर अपन। ठीक है, आपको जैसा कैलकुलेशन समझ में करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंड डालना। ये आपका हुआ कार्बन और हाइड्रोजन। क्या नंबर दियो कार्बन हाइड्रोजन को? 1 नंबर दिए ना। 1 के अंदर फिर अपन ने ए और बी कर लिया, ए में डिटेक्शन किया और बी में एस्टिमेशन। ठीक है, चलो अब सेकेंड नंबर डालेंगे। सेकेंड नंबर हैलोजन। हैलोजन हैलोजन ठीक है, चलो नीचे लाइन में लिखना। हैलोजन इज डिटेक्टेड बाय halogen is detected by halogen is detected by Lagrange's test। कहीं लिखना LASSAIGNE''S Lagrange's test in which a pinch of organic compound, pinch मतलब एक चुटकी, a pinch of organic compound is fused with is fused with a small piece of is fused with a small piece of freshly cut sodium in a fusion tube in a fusion tube to prepare sodium fusion extract to prepare sodium fusion extract। ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को हम लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इसके ब्रैकेट में लिख लो लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट। स्पेलिंग यही है लेस्लैंगेज की, टेस्ट की जगह एक्सट्रैक्ट लिख लेना बस, लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मतलब अपन इसको डिटेक्ट करने के लिए ना पहले लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और फिर डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा? अपन एक फ्यूजन ट्यूब लेंगे। फ्यूजन ट्यूब मतलब ऐसा ट्यूब जिसमें अपन मेल्टिंग कराने वाले हैं, क्योंकि फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है। हाँ हाँ, ग्लास ट्यूब ही होगा पर उसको फ्यूजन ट्यूब बोल रहे, क्योंकि अपन दोनों को जला करके मेल्ट करने वाले हैं। हाँ, नहीं नहीं, हार्ड ग्लास ट्यूब लेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। तो देखिए इस फ्यूजन ट्यूब में सोडियम का एक फ्रेशली कट पीस रहेगा और थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर देंगे, तो इससे बन जाएगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। उसको हीट करते हैं, मेल्ट करेंगे, फिर ठंडा करके जो एक्सट्रैक्ट बना है, जो सॉल्यूशन मिला है हमको, उसी को हम कहते हैं लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट। अब इस लेस्लैंगेज एक्सट्रैक्ट से हम टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना। हाँ, फुल स्टॉप लेके लिखेंगे। ड्यूरिंग फ्यूजन ड्यूरिंग फ्यूजन ड्यूरिंग फ्यूजन the halogen present in the organic compound during fusion the halogen present in the organic compound, अगर halogen present होगा organic compound में, तो halogen present in the organic compound are converted into corresponding sodium halides are converted into corresponding sodium halides are converted into corresponding sodium halides।
यानी कि ये आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सोडियम तो डाल ही रहता है ना, फ्रेशली कट सोडियम, और अगर आपके कंपाउंड में कोई हैलोजन होगा, हैलोजन को अपन एक्स से डिनोट करते हैं, ये कहां से आएगा आपका, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग सोडियम हाइलाइट, जहां पे एक्स क्या हो सकता है, इट कैन बी Cl, इट कैन बी Br, इट कैन बी I। फ्लोराइड जनरली हम नहीं लेते क्योंकि फ्लोराइड के रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होते हैं, तो हम फ्लोराइड जनरली बनाते भी नहीं है, है ना। हम क्लोरो एल्केन बनाते हैं, हम ब्रोमो एल्केन बनाते हैं, हम हाइड्रो एल्केन बनाते हैं। वी डोंट प्रेफर टू प्रिपेयर फ्लोरो एल्केन्स क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी बनते वक्त। लेबोरेटरी में तो हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये लिख लो, अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन होगा तो वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइलाइड बना लेगा, है ना। अगर क्लोरीन होगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट होगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, और अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो सोडियम आयोडाइड बनेगा, ठीक है। अब टेस्ट कैसे करेंगे, तो नीचे लिखेंगे, यही तो है आपका लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट, यही तो है। आपने सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया, मेल्ट कर दिए, तो जितना भी हैलोजन होगा वो Na के साथ रिएक्ट करके NaX बन जाएगा। अब यही आपका लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट है। अब इस लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट से हम टेस्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, अ पार्ट ऑफ दिस लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट, अ पार्ट ऑफ दिस लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट, ऊपर नाम लिखा अपन है ना, अ पार्ट ऑफ दिस लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट, तूने वो नाइट्रोजन क्यों लिखा था, मैं नाइट्रोजन बोल दिया था, ऐसा क्या, ये तो पर हेलोजन ही लिखी डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट हेलोजन लिखी है, वो भी डायरेक्ट हेलोजन लिखी है, मैं नहीं बोला था नाइट्रोजन, झूठ मत बोलो। हाँ, a part of a part of Leslange's extract is boiled with is boiled with is boiled with dilute HNO3, dilute HNO3 and cooled, boiled with dilute HNO3 and cooled, comma, a few drops of silver nitrate is then added. A few drop of silver nitrate, few drops of silver nitrate is then added, is then added, is then added। पहले आपने क्या किया, आपका जो भी लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट था NaX, इसको आपने पहले HNO3 के साथ बॉइल किया। इसका कारण है देखना कि आपके कंपाउंड में क्या होता है ना, अपार्ट फ्रॉम हैलोजन, अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है, अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है तो NaCN भी बनेगा और Na2S भी बनेगा, अपार्ट फ्रॉम NaX। ये सब आपके लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट के अंदर ही होंगे। आपने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ जला दिया ना, तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में X है तो NaX बनेगा ही बनेगा। अगर उसमें नाइट्रोजन भी है आपके ऑर्गेनिक, आपको तो नहीं पता ना उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है कि नहीं है, हम अभी तो हम नाइट्रोजन का टेस्ट कर भी नहीं रहे हैं, पर अगर नाइट्रोजन होगा तो NaCN भी बन जाएगा, और अगर सल्फर भी प्रेजेंट होगा तो Na2S भी बनेगा। तो इन दोनों को रिमूव करने के लिए ना अपन डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, ये क्या करेंगे, इन दोनों को रिमूव कर देंगे। अगर ये होगा तो गैसेस बन के रिमूव हो जाएंगे, यानी हमको सिर्फ क्या बचे रहेगा, NaX, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखना, फंक्शन ऑफ HNO3, फंक्शन ऑफ HNO, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 है ना, फंक्शन ऑफ HNO3 is to remove is to remove is to remove nitrogen और सल्फर, is to remove nitrogen और सल्फर, ब्रैकेट में लिखना इफ प्रेजेंट, अगर होंगे तो, इफ प्रेजेंट ब्रैकेट क्लोज, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे नहीं, एक सेकेंड, क्या लिखे, टू रिमूव नाइट्रोजन और सल्फर फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि अभी अपन उसका डिटेक्शन नहीं कर रहे, नाइट्रोजन सल्फर का जब डिटेक्शन करेंगे तब सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो दोनों के रिएक्शन लिखना, अगर NaCN प्रेजेंट होगा तो वो HNO3 के साथ रिएक्ट करके NaNO3
प्लस HCN बना देगा। यहाँ पे एरो लिख देना कि गैस बन के उड़ गया। और अगर Na2S होगा तो HNO3 के साथ रिएक्ट करके NaNO3 प्लस H2S गैस भी उड़ जाएगी। ये H2S गैस रॉटन एग का स्मेल होता है, इसका सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है इससे। एक SO2 गैस होती है, उससे पंजेंट स्मेल आती है, एकदम तीखी टाइप की स्मेल होगी, एकदम आपका नाक जल जाएगा, इतना गंदा स्मेल आएगा वो दैट इज नोन एज पंजेंट स्मेल। वैसे ही अमोनिया का स्मेल होता है ना। और H2S इज अ रॉटन एग स्मेल। ठीक है, ये दोनों देखो गैस बन के उड़ गए, मतलब जितना भी नाइट्रोजन था सब उड़ गया, जितना भी सल्फर था सब उड़ गया। ठीक है, अभी अपन को इसका डिटेक्शन नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या डिटेक्शन एस्टिमेशन करना है, हैलोजन का। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या लिखा कि अब क्या करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ AgNO3। ठीक है, तो अगर अब आपके कंपाउंड में क्लोरीन होगा तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट कर देगा। अप एरो का मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है और डाउन एरो का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट आपका व्हाइट कलर का आएगा प्लस NaNO3। अगर आपके कंपाउंड में ब्रोमीन होगा तो NaBr होगा। लेस्लांगिस एक्सट्रैक्ट में सल्फर और नाइट्रोजन तो उड़ चुका है, बचेगा यही। तो ये आपके AgNO3 का, देखो सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहे हैं, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। एक चीज प्रेसिपिटेट हो रही है, दूसरी चीज सॉल्युबल हो रही है। तो यहां क्या प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा प्लस अगेन NaNO3। ये होता है आपका येलो कलर का, पेल येलो लिखना, पेल येलो, क्योंकि ये लाइट येलो होता है, पेल येलो। और अगर आयोडीन होगा आपके कंपाउंड में तो AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा, वो आपका ब्राइट येलो होता है प्लस NaNO3। दिस इज येलो PPT। ठीक है ना, तो ये हो गया डिटेक्शन। मतलब व्हाइट PPT बना तो अपन क्या कंक्लूड करेंगे कि क्लोरीन है हमारे कंपाउंड में। अगर डार्क येलो कलर का आया प्रेसिपिटेट तो आयोडीन है हमारे कंपाउंड में। और अगर पेल येलो यानी थोड़ा लाइट येलो आया तो हम बोलेंगे ब्रोमीन है हमारे कंपाउंड में। समझ रहे हैं क्या? हाँ, ये तो हुआ डिटेक्शन। है मैं क्लियर? ठीक है, अब देखो जितना क्लोरीन होगा वो सारा का सारा ऐसी AgCl से बना होगा ना, मतलब AgCl उसी से बना होगा। बट यहां हमने पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं लिया अभी हमने। सुन रहे हैं क्या? अरे अभी तो सिर्फ डिटेक्शन करना था ना, तो डिटेक्शन करने के लिए तो आप एक चुटकी खा के देखोगे ना कि भाई इसमें नमक है कि नहीं है, कि पूरा एक प्लेट खा के देखोगे। एक चुटकी खा के देखते हैं ना कि भाई हमारे खाने में नमक डला है कि नहीं डला है। तो वही अभी अपन ने किया कि अपन एक पिंच से टेस्ट कर लिए कि हमारे कंपाउंड में हैलोजन है या नहीं, और अगर है तो कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है कि आयोडीन है। करेक्ट? तो ये डिटेक्शन हो गया। अब एस्टिमेशन में हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे। जलाएंगे मतलब यही काम करेंगे जो भी अपन ने पिंच के साथ किया है ना। मतलब अपन को क्या बनाना है, AgCl का PPT बनाना है, बट सारा Cl AgCl बन जाना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी Cl होगा वो सब AgCl बन जाना चाहिए। तब तो आप बता पाओगे ना कि इतना मास ऑफ प्रेसिपिटेट बना है, मतलब जितना क्लोरीन है वो इसी में है। आप समझ रहे हो क्या? हाँ, तो चलो डिटेक्शन तक अभी स्टॉप करना है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसका एस्टिमेशन करेंगे। तीनों के लिए फॉर्मुला डिराइव करेंगे, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, परसेंटेज ऑफ आयोडीन। पर तीनों के फॉर्मुले सिमिलर जैसे ही होंगे जैसे अपन ने कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्ट किया है। क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो, थैंक यू।